एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं मौलाना अरशद मदनी, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत में मदनी ने दावा किया कि वक्फ बिल में बदलाव होगा। अगर आज बदलाव नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन की जब सरकार आएगी तो फिर बदलाव कर देगी। मदनी का कहना है कि यह जमीन पर कब्जे की साजिश है, जमीन हथियाने की सरकार की साजिश, ये कह रहे हैं अरशद मदनी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के एहतिजाज यानी कि विरोध के स्वर लगातार बुलंद हो रहे हैं और जो मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं और जो सबसे बड़ा चेहरा है इस देश में वो हमारे साथ हैं मौलाना अरशद मदनी जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं और साथ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं और ये सवाल किया है कि ये जो बिल जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, जो जेपीसी बन गई है, आखिर इरादा क्या है। अब सरकार के अपने तर्क हैं, जेपीसी के चेयरमैन के अपने तर्क हैं, तो आखिरकार रास्ता क्या है। बात करने के लिए खुद हमारे साथ में मौलाना अरशद मदनी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आपका इस्तकबाल है एबीपी न्यूज़ पर। शुक्रिया जी। और मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपको क्यों ये लगता है, कुछ वजाहत हम समझना चाहते हैं, जो वजूहात की आप बताएं कि ये जो बिल है वक्फ बिल, आपने एक ख़तरा शब्द का जिक्र किया था, मैंने सुना था, तो ये इतना बड़ा ख़तरा आपको क्यों लगता है, सबसे बड़ी उसकी वजह क्या है? ना, सवाल ये है कि क्या वजह है कि इस बिल को लाया जा रहा है और जो बिल अब तक था और उसके ऊपर मुसलमान सब मुत्तहिद थे और कोई ख़तरा महसूस नहीं, आज उस बिल को बदल करके यानी कलेक्टर के हाथ के अंदर क्यों दिया जा रहा है, क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या मसला है? ये क्यों बहुत बड़ा है और इस क्यों का जवाब अगर मैं आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है क्यों लाया जा रहा है? हम ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट की निगाहें सही नहीं हैं, इसलिए कि देखिए औकाफ हमारे जो बादशाहतें थीं ये एक मजहबी मसला है। यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, गरीबों के लिए जो दौलतमंद लोग होते हैं वो इस तरह के काम करते हैं कि उन्होंने कोई इमारत बनाई और दे दी कि इसके अंदर जो मुसाफिर आया करेंगे ठहरा करेंगे, मुफ्त ठहरा करेंगे, या कोई ज़मीन दे दी कि इसको काम में लाया जाए और उसकी जो आमदनी हो वो यतीमों के ऊपर खर्च की जाए ताकि हमारी मौत के बाद जब तक हम जिंदा हैं अच्छे काम करते हैं हमें उसका सवाब मिलता है, लेकिन जब हम मर जाएंगे तो ये चीज़ें चलती रहेंगी और सवाब हमें मिलता रहेगा। ये बुनियाद है अक़ीदा और मज़हब की बुनियाद पर। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने हुकूमत की है तकरीबन 800 साल। इसके अंदर बड़े बड़े वक्फ ज़मीनें, मीलों मीलों की ज़मीनें हैं जो मुसलमानों की हुकूमत 800 साल की रही है, उसके अंदर उन्होंने वक्फ किए हैं लोगों के लिए कि इनके अंदर काम किया जाए। गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कब्ज़े किए हैं, बहुत सी जगहों के ऊपर नहीं। बेंगलोर का पूरा हवाई अड्डा कहा जाता है कि वक्फ ज़मीन के ऊपर बना हुआ है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वक्फ ऐसा है, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई हैं, इतनी बड़ी, अब यही दिल्ली की जामा मस्जिद बनी हुई है, आप अगर सीकरी में चले जाएं तो वो इससे भी बड़ी मस्जिद है। दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई हैं जो वीरान पड़ी हुई हैं। ये ऐसी ज़मीनें हैं कि जो आज दिल्ली के अंदर हज़ारों करोड़ की कीमत की ज़मीनें हैं, लेकिन लाया जा रहा है कि इनके मान लीजिए वक़फ़नामे होने चाहिए। इनके वक़फ़नामे कहाँ से मिल जाए? दस्तावेज़ की बात आप कर रहे हैं, जो उनके ज़मीन प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ हैं। ये 400 साल पहले की बनी हुई है। कितने इनकलाबात ज़माने के अंदर आ चुके हैं, उसके बाद आज कोई ये कहे कि उनके औकाफ वक्फ़नामे जो किसने वक्फ़ की, किसने बनाया, किसको दिया, कुछ पता नहीं है। तो मैं थोड़ा सा फिर पीछे लौटूंगा। आपने एक मुद्दा उठा दिया कि ऐसे तो बहुत सारी मस्जिदें हैं, 400, 500, 600 साल पुरानी है, अब उनका वक्फनामा हम कहाँ से दिखाएंगे? तो फिर वही सवाल आ रहा है जो मैंने आपसे पूछा, और इसलिए कह रहा हूँ कि आपने एक ख़तरा शब्द का जिक्र किया था, आपने अक़लियत का जिक्र किया
मुसलमानों का आपने जिक्र किया और एक खतरे का जिक्र किया, तो क्या है वो खतरा, क्या खतरा यही है कि कल को बुलडोजर चला दिया जाएगा, उन ज़मीनों को फ़रोख्त कर दिया जाएगा, कलेक्टर को देकर के जो चाहेंगे वो फैसला दिलवा देंगे उसके ऊपर। आज की सूरत ये है कि अगर कोई कागज़ नहीं है, आपने ये कह दिया कि ये मस्जिद है वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड उसको वक्फ मान लेता है, कोई सबूत नहीं है, उसकी शक्ल सूरत मस्जिद जैसी है, इसको कबूल कर लिया जाएगा। इसी तरीके के ऊपर सारी मस्जिदें हैं। आज ये कहते हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, आज सबूत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये हज़ारों मस्जिदें और 50,000 एकड़ ज़मीन सबके ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा। बड़ी तादाद में यहाँ मुसलमान रहते हैं, सबसे बड़ी अक़लियत है मुसलमान यहाँ पर। आपको लगता है कि क्या इस स्तर की भी कोई प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि सभी मस्जिदों और उनकी अरे ज़मीनों भाई, पर प्लानिंग की बात ये है कि हमारे मज़हब के ऊपर हमले हो रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर उन्होंने तय कर दिया है कि हम एक सा सिविल कोड लाएंगे, मुसलमान रहता है वहाँ भी, लाखों की तादाद के अंदर रहता है, कल को दिल्ली के अंदर भी ला सकते हैं ये, अगर इनकी हुकूमत आ जाएगी। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा सेकुलर सिविल कोड लाएंगे। सेकुलर सिविल कोड, इसका मतलब ये है कि सिविल कोड जो इस वक्त इनके जहन के अंदर है उसको अभी आए नहीं, और जो सिविल कोड कहा जाता है वो सेकुलर नहीं है। कौन होते हैं वो? इस मज़हब के अंदर दखल देने वाला कौन होता है? हम उनके मज़हब में दखल नहीं देते, वो हमारे मज़हब में क्यों दखल देंगे? सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हर इंसान अपने मज़हब के अंदर आज़ाद है। मुझे आपसे एक बात ये भी समझनी है कि जेपीसी बैठ गई है, उसमें अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे हैं, आप लोग मुलाकातें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, एनडीए के जो सदस्य दल हैं उनसे भी, जो इंडिया के हैं उनके भी, आपको क्या लग रहा है, क्या ये राजनीतिक दल ये आपके साथ खड़े दिख रहे हैं? बिल्कुल क्यों नहीं है, दिख रहे हैं, ऐसा भी है। अभी कौन कौन आपके साथ खड़ा दिख रहा है? एक अगर मैं समझना चाहूँ, ये मैं अभी नहीं मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, लेकिन देखिए एक बात है, मैं कहता हूँ कि ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, हम नहीं समझ रहे थे कि इसकी सियासत क्या है, लेकिन इन्होंने इलेक्शन से पहले जब मोदी जी की ये तकरीरें आईं और उन्होंने ये बात मुसलमान और इस्लाम के ख़िलाफ़ करनी शुरू की और ये समझा कि वो हिंदू वोट को एक तरफ और मुस्लिम वोट को दूसरी तरफ कर लेंगे और इसमें कामयाब हो जाएंगे, तो उस वक्त उन्होंने ये जो गठबंधन है उसने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये बात कही कि हम हिंदुस्तान की हर मजहबी अक़लियत को अपने मज़हब के ऊपर चलने की आज़ादी देंगे। ये राहुल गांधी ने ये बात कही थी। राहुल गांधी ने ये चुनाव के पहले कहा था कि हर अक़लियत को अपने मजहब के अनुसार चलने की आज़ादी देंगे। हम भी समझते हैं कि वो मसला ख़त्म हो गया है और इसी का नाम सेकुलरिज्म है। तो राहुल गांधी ने जो कहा था उस पर एतमाद है आपको? एतमाद है। तो अभी जब ये मसला हुआ है तो आप, चूंकि ये मामला जेपीसी में है, उसमें सियासी पार्टियां हैं, तो क्या कुछ आपकी कोई बातचीत हुई है? आपकी बात को लोग सुनते हैं? चल रही है, बातचीत चल रही है, बातचीत हो भी रही है। हाँ, कुछ कांग्रेस से कोई आश्वासन आपको कि वो इस मुद्दे पे? नहीं, अभी हमारी किसी कांग्रेसी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बातचीत हमारी जमातें तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हैं, सब सूबों के अंदर हैं, हम वहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जेपीसी तो उन्होंने बना दी है, आपको क्या लगता है आप कामयाब होंगे इस बिल को संसद में रोकने में? अगर नहीं हुए तो दूसरा रास्ता आपके पास क्या होगा? नहीं, हमारे पास कोई, हम ये समझते हैं कि ये बदला जाएगा, आज बदला जाएगा, अगर आज न बदला गया खुदा न ख्वास्ता तो इस गवर्नमेंट के बाद दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो बदलेगी। इंडिया गवर्नमेंट जो है, इंडिया गठबंधन की जो सरकार आएगी, ये एतमाद है आपको? हाँ। एक एतजाज की बात आपने की, विरोध की बात आपने कही कि इस कानून के दायरे में, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी भी आपके साथ थे जो अध्यक्ष हैं बोर्ड के, उन्होंने कहा कानून के दायरे में हम
ज़रूरत पड़ी तो हम ऑल नेशन वाइड एक कॉल दे सकते हैं एहतिजाज की। तो ये आखिर इसके पीछे की आप लोगों की सोच क्या है? सबको एक साथ इस मुद्दे पर एक पिच पर लाना है, सब लोग एक साथ नॉर्थ से लेकर साउथ तक सब इस मुद्दे पे साथ हैं, ये है? यही मतलब है। हम सड़कों के ऊपर नहीं आते, मुल्क के अंदर बदअमनी नहीं पैदा, हमारी लड़ाई हुकूमत से है, जनता से लड़ाई नहीं। ये आपने पिछली बार भी कहा था और आपने बाकायदा अपील की थी कि सड़कों पर ना आए जब ये इसके पहले सड़कों पर आने से मुकाबला हो जाता है जनता का जनता से। हम वो बदअमनी नहीं मुल्क में पैदा करना चाहते, हमारी लड़ाई हुकूमत से है। इस बुनियाद के ऊपर हम हुकूमत के ऊपर दबाव डालेंगे, ये नहीं मानेंगे तो वो हुकूमतें जो अपनी अपनी जगह सूबों के अंदर सियासत कर रही हैं